भूतिया फ्लैट। नालंदा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ए विंग के टॉप फ्लोर पे रूम नंबर 403। ये वो कमरा है जहां अक्सर लोगों को किसी के हंसने की, रोने की आवाज आती है। एक दिन पड़ोसी ने सोच लिया कि वो पता लगाएगी कि आखिर ये आवाज किसकी है। लेकिन जैसे ही पड़ोसी ने खिड़की से झांका तो उसकी चीख निकल गई। ये औरत का भूत जोर जोर से हंस रहा था। पड़ोसन वहीं बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो उसने अपने पति को रोते रोते सब कुछ बता दिया। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, उस फ्लैट में भूत है। चलिए आज ही हम अपने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम बोलो। पड़ोसन अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ से चली गई। इस औरत का भूत और कई लोगों को दिखा। जो रेंट पे रहते थे उन्होंने भी घर खाली कर दिया। अब टॉप फ्लोर पे सिर्फ लोकेश नाम का एक इंसान रहता था। उसे ये भूत कभी दिखा ही नहीं, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट में काम करता था। शाम को 7 बजे चला जाता था और सुबह 8 बजे घर लौटता था। भाई लोकेश, तुमसे मुझे एक बात पूछनी है। जी बोलिए। क्या ये सच है कि उस फ्लैट में किसी औरत का भूत है? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो रात भर गायब रहता हूँ, लेकिन अगल बगल वाले तो यही बोलते हैं। तुम्हारी एक मदद चाहिए। जी बोलिए। सेक्रेटरी ने लोकेश को अपनी योजना बताई। शाम को लोकेश काम पे जाते हुए सेक्रेटरी को अपने रूम की चाबी दे गया और फिर सेक्रेटरी ने किसी को कॉल किया। वो इंसान अपनी कार लेकर वहां आया। सिन्हा जी, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ना हो तो और भी अच्छा, पर कई लोगों ने देखा है। सेक्रेटरी और सिन्हा दोनों ने लोकेश का रूम खोला और वो ड्राइंग रूम में इंतजार करते हुए बैठ गए। लगभग रात के 12 बजे थे जब उन्हें अचानक रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों चौंक गए। वो लोग फ्लैट से बाहर निकले और फ्लैट नंबर 403 की खिड़की के बाहर आए। उन दोनों ने अंदर झांका तो वहाँ एक औरत का भूत फूट फूट कर रो रहा था। लेकिन अगले ही पल वो भूत चिल्लाकर खिड़की की ओर आई। सिन्हा जी वहीं बेहोश हो गए। फिर वो भूत गायब हो गई। सेक्रेटरी सिन्हा जी को उठाकर लोकेश के फ्लैट में ले गए। वहां उन्होंने सिन्हा जी के चेहरे पर पानी मारा। वो भूत। हाँ, मैंने भी देखा, लेकिन वो गर्भवती औरत है कौन? माया, वो माया है। ये बिल्डिंग नई नई बनी थी, मेरे दोस्त की बेटी थी वो माया, जिसने मुझसे ये फ्लैट रेंट पे लिया था कुछ महीनों के लिए। लेकिन 1 महीने बाद ही माया का एक एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई और उसके पति ने ये शहर छोड़ दिया। मतलब ये सब हमारे यहाँ आने से पहले शुरू हुआ था। फिर आपने ये फ्लैट किसी को रेंट पे क्यों नहीं दिया? दिया था, पर वो बंदा अभी भाग गया। उसके बाद से 2 साल से उस फ्लैट में कोई नहीं रहता। मुझे नहीं पता था कि इस फ्लैट में माया का भूत होगा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकती है। सेक्रेटरी और सिन्हा जी योगिनी के घर गए। योगिनी एक मीडियम है जो भूत प्रेतों से बातें कर सकती है। दोनों ने योगिनी को माया के भूत के बारे में बताया। जरूर माया की कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी, इसीलिए उसका भूत अब तक उस फ्लैट में है। पर बात क्या है ये वो अब माया ही बता सकती है। अगली रात सेक्रेटरी और सिन्हा जी योगिनी का इंतजार कर रहे थे। योगिनी वहां आई और वो 4th फ्लोर पे गए।
सिन्हा जी ने योगिनी को फ्लैट की चाबी दी और वो दोनों लोकेश के फ्लैट में बैठ गए। योगिनी अकेले फ्लैट के अंदर गई और उसने अपनी पोटली से कुछ नमक निकाला और नमक से एक गोला बना लिया। फिर उसके आसपास 5 और गोले बन गए और सभी गोलों में अलग अलग रंग के पत्थर रख दिए। फिर योगिनी बैठकर ध्यान करने लगी। काफी समय तक योगिनी ध्यान कर रही थी। फिर अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई दी। योगिनी ने अपनी आंखें खोली। माया, मैं जानती हूँ तुम यहाँ हो, मेरे सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। माया का भूत योगिनी के सामने बैठ गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी मदद करने। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। मेरे अलावा तुम्हारी मदद और कोई नहीं कर सकता। तुम मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, ये मेरा वादा है। मेरा नाम तो तुम जानती हो, माया। मेरे पति का नाम मयंक है। मयंक और मैं इस घर में बहुत खुश थे। हम दोनों ने कितने सपने देखे थे कि हम हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। लेकिन उस दिन बाजार में उस ट्रक ने हमारे सपने तोड़ दिए। मैं मयंक को देखते देखते मर गई और हमारे सारे सपने अधूरे रह गए। पर यही तुम्हारे नसीब में लिखा था माया। हो सकता है, पर मयंक, उसका क्या? उसने अभी तक शादी नहीं की। मैं चाहती हूँ कि वो शादी कर ले और हमारे सारे अधूरे सपने पूरे करे। मैं मयंक के पास जाऊंगी और उससे बात करूंगी, पर तब तक तुम किसी को भी कोई तकलीफ नहीं दोगी, ये वादा करो। अगली पूर्णिमा को मैं मयंक को यहाँ ले आऊंगी। मैं वादा करती हूँ। अगली पूर्णिमा को मयंक और योगिनी वापस फ्लैट 403 में आए और साधना के कुछ ही देर में माया वहाँ आ गई। मयंक को अपने सामने देखकर वो रो पड़ी। मयंक, माया! रो मत मयंक, रो मत। तुमने बहुत रो लिया। अब तुम्हें हमारे अधूरे सपने पूरे करने हैं। नहीं माया! मयंक, जब तक तुम शादी करके खुश नहीं रहते, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें शादी करनी ही होगी। माया, नहीं माया। मयंक ने माया को वादा किया कि वो दूसरी शादी कर लेगा। मीना बाजार में हमेशा औरतों और लड़कियों की भीड़ लगी रहती है और इसी का फायदा पास ही के रहने वाले कुछ छपरी लड़के उठाते हैं। उनका जिस पे मन आया बस उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे ओ मैडम, जरा पलट के तो देखो। अरे है, लड़की नहीं कयामत है, पीछे से ही आग लगाती है। सोच, पलटेगी तो क्या होगा। वो लोफर उस लड़की को छेड़ते रहे। वो लड़की आसपास व्यापारियों की ओर देखती रही, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सभी चुपचाप खड़े देखते रहे। कई बार इन लोफरों को पकड़ने पुलिस भी आई, पर ये इतने शातिर थे कि कभी उनके हाथ नहीं आए। फिर एक दिन मदन ने मीना बाजार में अपनी साड़ियों की दुकान खोली। मदन एक अनाथ था। मदन का आज पहला दिन था। वो ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी उसका ध्यान 2 छोटी लड़कियों पर गया, मीना और पायल। दोनों लगभग 15-16 साल की होंगी। मीना को मदन की दुकान की कई साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी। वो पायल को वही साड़ियाँ दिखा रही थी। भैया, वो ऊपर गुलाबी साड़ी है ना, उसका क्या दाम है? वो 500 रुपए की है। अरे बाप रे, कोई नहीं, परसों रक्षाबंधन में गिफ्ट में जो पैसे मिलेंगे उससे खरीद लूंगी। भैया, आप वो साड़ी किसी को मत बेचना। ठीक है। मीना और पायल मदन की दुकान से थोड़ी आगे ही बढ़े थे कि वही छपरी लड़के
उन्हें छेड़ने लगे। ये तो बिल्कुल कवला माल है। इसको देख, इसके तो गाल भी टमाटर जैसे लाल हैं। मन कर रहा है इन्हें अभी खा जाऊं। उन लड़कों ने दोनों लड़कियों को घेर लिया और अनाप शनाप बोलने लगे। दोनों लड़कियां डरी हुई थीं। उनमें से एक लड़का मीना को छूने ही वाला था कि मदन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। अबे छोड़, छोड़ मुझे, तू हमें जानता नहीं, छोड़ दे उसे। मदन ने दूसरे लड़के की गर्दन पकड़ ली। पहले वाले का हाथ मदन ने झटके में ट्विस्ट कर दिया। फिर दूसरे वाले को मदन चांटे पे चांटे मारने लगा। कौन है तू? एक आवारा लोफर? माफी मांग दोनों से, अभी माफी मांग। माफ कर दो हमें, माफ कर दो बहन। अब तुझे बहन याद आ रही है? वो लड़के जैसे तैसे मदन से पीछा छुड़ाकर भाग निकले। दोनों लड़कियों ने मदन को थैंक यू बोला और अपने घर चली गईं। इन सब के बाद जब मदन अपनी दुकान पर बैठा था तो कुछ व्यापारी उसके पास आए। किसको मारोगे? क्या मतलब आपका? इस मार्केट में ऐसे कई लोफर छपरी लड़के हैं जो आए दिन किसी न किसी लड़की को छेड़ते रहते हैं, तो आप लोग कुछ क्यों नहीं करते? किया था, पुलिस भी आई थी, पर सारे लड़के भाग निकले और हम सब की उम्र नहीं है इन लड़कों को सबक सिखाने की। मेरे पास एक आइडिया है। मदन ने उन सब व्यापारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। हम सब इस ग्रुप में हैं। जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ होता दिखाई दे तो तुरंत एक फोटो खींचकर इस ग्रुप में शेयर करें और किसी भी बर्तन जैसे थाली, टॉप वगैरह को पीट कर सबको अलर्ट कर दीजिए। आप अकेले उन लड़कों को सबक नहीं सिखा सकते, पर हम सब मिलकर तो कर सकते हैं। मदन का ये आइडिया सुनकर सभी व्यापारी खुश थे। अगले दिन जब कुछ लोफर लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे तो एक बूढ़े व्यापारी ने फोटो खींचकर ग्रुप में डाल दी और थाली को जोर जोर से पीटने लगा। मदन तुरंत वहां आ गया और उन लड़कों की धुलाई करने लगा। दूसरे व्यापारी ने पुलिस को कॉल किया। कुछ देर में पुलिस आ गई और उन लोफरों को पकड़कर ले गई। 2 दिन बाद मदन अपनी दुकान पर बैठा था। आज रक्षाबंधन था। अचानक मदन की दुकान पर मीना आई, राखी और पूजा की थाली लेकर। मीना ने मदन को राखी बांधी। थैंक यू भैया, मैं आपकी बहन नहीं, पर फिर भी आपने मेरी रक्षा की। आप इस राखी के सही हकदार हैं। थैंक यू। मदन बहुत खुश था। पहली बार किसी ने उससे रिश्ता जोड़ा था। मीना जा ही रही थी कि मदन ने उसे रोका। ए छुटकी, यहाँ। जी भैया। मदन ने मीना के हाथ में एक बॉक्स रख दिया। थैंक यू भैया। मीना को उसकी पसंदीदा गुलाबी साड़ी गिफ्ट में मिल गई और मदन जो एक अनाथ था उसे एक बहन मिल गई। आज राम बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी जॉब का पहला दिन था। उसने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और माँ ने भी अपने लाडले को दही शक्कर खिलाया। ऐसे ही हमेशा उन्नति करते रहे। माँ का आशीर्वाद लेकर राम ऑफिस चला गया। वो ऑफिस में काम करने लगा। तभी उसका ध्यान सीता पर गया। सीता उसी ऑफिस में काम किया करती थी। राम सीता को पहले से जानता था। हाय सीता। हे, व्हाट अ सरप्राइज। मुझे नहीं पता था कि हमारे न्यू टीममेट तुम हो। तभी सीता की एक कलीग उनके पास आती है। तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। राम के पापा और मेरे पापा फ्रेंड्स थे और बचपन से हम भी एक साथ ही खेले हैं। ओह अच्छा है, तुम लोग बस बेस्ट फ्रेंड्स ही हो। मुझे लगा तुम लोगों का प्लान एक साथ फैमिली बसाने का है। रिया के इस कमेंट से राम शर्मा गया।
राम सीता को पसंद करता था ये तो तय था। महीने बीते और राम और सीता एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। सीता अक्सर राम की बाइक पर बैठकर आया जाया करती थी। सभी को लगता था कि उन दोनों में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। यहां तक कि राम की मां को भी शक था। एक सुबह की बात है, राम ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी उसका मोबाइल फोन रिंग होने लगा। इससे पहले कि राम मोबाइल उठाता, उसकी मां ने फोन उठा लिया। अरे रे रे रे, इतनी जल्दी क्या है, सीता का ही फोन होगा। मां ने स्क्रीन देखा तो वही थी। माँ फोन दो ना। बहुत जल्दी है तुझे, आखिर माजरा क्या है? क्या माजरा माँ? क्यों, तुझे क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तेरे और सीता के बीच क्या चल रहा है? क्या माँ, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जो तुम सोच रही हो। तो हाँ हाँ, ये सच है कि सीता मुझे पसंद है, पर उसे भी तो मुझे पसंद करना पड़ेगा ना। क्यों, क्या कमी है मेरे बेटे में? हैंडसम है, ठीक ठाक कमा लेता है और ऊपर से सीता से प्यार भी बहुत करता है। माँ की बात सुनकर राम शर्मा गया। मैं कल ही जा रही हूँ दीपक भाई से तेरे और सीता के रिश्ते की बात करने, और जल्दी ही अपनी बहू को ब्याह कर घर लाऊंगी। दीपक बहुत खुश था। राम की माँ सीता के घर गई और वहां सीता के माता पिता से बात करके उन दोनों का रिश्ता तय कर लिया। सबने मिठाई भी खाई। जब सीता घर लौटी, बेटा मिठाई खाओ, आज हमने तुम्हारी शादी तय कर ली है। फिर किससे? अरे राम से। उसकी माँ आई थी तुम्हारा रिश्ता मांगने। हमें तो राम बचपन से ही पसंद था। पर मुझे वो पसंद नहीं, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या? कौन है वो? उसका नाम जितेन है और वो बैंगलोर में रहता है। ठीक है, तुम उसको और उसके परिवार को मिलने बुलाओ, देखते हैं। सीता ने जितेन को कॉल करके सब कुछ बता दिया। तुम अगले संडे अपने परिवार के साथ मेरा रिश्ता मांगने आओ। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। अगले संडे सीता और उसकी फैमिली जितेन के आने का इंतजार कर रही थी। सुबह से रात हो गई, पर ना जितेन और उसका परिवार आया और ना ही जितेन ने सीता का फोन उठाया। क्या हुआ? वो नहीं आया ना? सीता अपनी माँ को पकड़कर रोने लगी। सीता को यकीन हो गया था कि जितेन ने उसे धोखा दिया है। अब जैसा हम कहते हैं वैसा कर। राम बहुत ही अच्छा लड़का है, तेरा बहुत ख्याल रखेगा। हम जल्द ही उससे तेरी शादी करवा देंगे। कुछ महीनों में राम और सीता की शादी हो गई। राम बहुत खुश था, पर सीता अब भी जितेन के दिए हुए धोखे का सोच रही थी। शादी की पहली रात, राम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो। तुमसे शादी करने से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जितेन। सीता ने राम को सब कुछ सच सच बता दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ये सब किसी और से पता चले, इसलिए मैंने तुम्हें खुद बता दिया। ठीक है, वो तुम्हारा पास्ट था, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं। राम की ये बात सुनकर सीता को ऐसा लगा जैसे उसके सर का बोझ उतर गया। वो दोनों एक साथ खुश थे। इस दिन के बाद राम और सीता का पारिवारिक जीवन हंसी खुशी चल रहा था। सीता ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और अब वो अपनी सास के साथ घर के काम में मदद करती थी। कई महीने बीत गए। एक दिन सीता कपड़े प्रेस कर रही थी कि उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। वो कॉल उसके एक्स बॉयफ्रेंड जितेन का था। सीता ने फोन कट किया। वो फोन वापस आया। 3-4 बार कट करने के बाद सीता ने फोन उठा ही लिया। क्यों बार बार फोन कर रहे हो? जब मैं फोन कट कर रही हूँ तो समझ जाओ ना कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मेरी बात तो सुन लो। अब कहने सुनने को कुछ बचा नहीं है। मैंने शादी कर दी है। क्या किया तुमने? मेरा इंतजार तो कर लेती। कैसे करती? उस दिन के बाद तुमने मेरा फोन ही नहीं उठाया था। क्योंकि उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं कोमा में था। आज मुझे होश आया है। क्या? सीता और जितेन दोनों रो रहे थे। मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज। ठीक है। अगले दिन बिना राम को ये बात बताए सीता जितेन से मिलने एक होटल में गई। वहां दोनों बातचीत कर रहे थे कि तभी राम ने बाहर से देखा कि सीता जितेन के साथ बैठी है। उसे गुस्सा आया और बिना कुछ कहे वो घर चला आया।
घर आकर राम ने सीता का सामान बैग्स में भर दिया। जैसे ही सीता घर आई, राम उस पर बरस पड़ा। तो ये सब चल रहा है मेरे पीछे। मैंने सोचा कि वो तुम्हारा एक्स है, पर तुम तो आज भी उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। बेवफा हो तुम, बेवफा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी। राम ने सीता का बैग घर के बाहर फेंका और सीता को घर से निकाल दिया। राम की नजरों में सीता बेवफा थी, पर क्या सच में वो बेवफा थी? ये जानने के लिए वेट कीजिए इस स्टोरी के सेकंड पार्ट का। राम और सीता की शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जब राम ने सीता को जितेन के साथ होटल में देखा तो उसने सीता को बेवफा बोलकर घर से बाहर निकाल दिया। सीता अपने माता पिता के घर गई थी। उसने रोते हुए अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। अरे, अगर तुझे जितेन से मिलना ही था तो दामाद जी को बता देती, कम से कम ये सब तो ना होता। मुझे कहाँ पता था कि ये सब होगा माँ। रुको, मैं जाकर दामाद जी को सब कुछ सच बताता हूँ, उन्हें मेरी बातों पर जरूर यकीन होगा। नहीं पापा, अभी उन्हें किसी की बातों पर यकीन नहीं होगा। शायद समय के साथ सब ठीक हो जाए, हमें उन्हें वक्त देना चाहिए। सीता की बात मानकर उसके माता पिता राम के पास नहीं गए, पर रोज अपनी बेटी का उतरा चेहरा देखकर वो लोग बहुत दुखी थे। कविता, समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मुझे तो माताजी पर यकीन है, वो हमारी उलझन जरूर ठीक करेंगी। सीता का चेहरा देखकर लगता है कि वो राम को बहुत प्यार करती है। हाँ, अगर वो गलती ना करती तो आज अपने घर में अपने पति के साथ खुश होती। अब उससे गलती तो हो गई है, पर गलती सुधारे कैसे? सब उस जितेन की गलती है, ना वो हमारी बेटी को मिलता ना ये सब होता। बिल्कुल सही, अब ये गलती जितेन ही ठीक कर सकता है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम बस सीता के फोन से जितेन का नंबर ले आओ। ठीक है। जब सीता नहाने गई थी तो कविता ने चुपके से जितेन का नंबर ले लिया। ये लीजिए। और फिर दीपक ने तुरंत ही वो नंबर मिलाया। हेलो जितेन, मैं सीता का पापा बोल रहा हूँ। जी अंकल। तुम्हारे उस दिन सीता को मिलने की वजह से सीता की जिंदगी खराब हो गई। दीपक ने जितेन को सब कुछ बताया जो सीता के साथ हुआ। अंकल, मेरी बात मानिए, मैं ये सब नहीं चाहता था। मैं तो बस आखिरी बार सीता से मिलने गया था। मैं कभी उसका बुरा नहीं चाह सकता, लेकिन अगर यह सब मेरी गलती से हुआ है तो मैं सब कुछ ठीक करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। दीपक ने फोन कट किया। हो गया काम, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितेन उसी दिन दीपक के ऑफिस पहुंचा। जितेन को देखकर दीपक भड़क गया। मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो करना है करो। जितेन ने उसे बताया कि कैसे उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो कई महीनों तक कोमा में था। जब उसे होश आया तो उसने सीता को कॉल किया और उसने उसके कई बार फोन कट किए। फिर जब आखिर में उसका फोन उठाया और उसकी बात सुनी। हम दोनों उस दिन होटल में आखिरी बार मिले, अलविदा कहने। सीता ने मुझे बोला कि वह तुमसे बहुत प्यार करती है, और बस उसी पल मैंने अपने दिमाग से सीता का ख्याल हटा दिया। लेकिन मेरे और सीता के उस दिन मिलने से यह सब होगा मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो कभी नहीं मिलता। जितेन इतना बोलकर वहां से चला गया और अब राम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सीधा ऑफिस से सीता के घर गया। सीता बेटा, दामाद जी आए हैं। राम सीता से माफी मांगना चाहता था, पर अब किस मुंह से? वो रो पड़ा और उसे देखकर सीता भी रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। तुम माफी मत मांगो, गलती मेरी थी। मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए था। सीता और राम एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे और वहां सीता के माता पिता खुश थे। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। राम अपनी पत्नी को वापस अपने घर ले गया और वहां राम की मां ने दोनों की बलाएं उतारी। तुम दोनों को अब किसी की नजर ना लगे। आखिर हमारी सीता वापस अपने राम के पास लौट आई और अब इस राम सीता की जोड़ी को कोई अलग नहीं कर सकता।